हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड हमने बना लिया है एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड पार्ट सेकेंड में हमारा है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम इसे पढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन आवर सिटीज़ इन टाउन। हम जानते हैं कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमारे शहर और हमारे टाउन्स में गंदा पानी जनरेट होता है, पानी में गंदगी बढ़ती है। मीन्स दैट जो सीवेज, जो नालियाँ होती हैं, नालियाँ भरती हैं। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर वेस्ट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इस वाटर वेस्ट का सबसे बड़ा कारण है, जो सीवेज है उसका सबसे बड़ा कारण है ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो ह्यूमन एक्सक्रीट करते, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है वो। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। सीवेज, जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसे हम सीवेज भी कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पैथोजेनिक्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतना ज़्यादा नाली का पानी होता है और जो इतना ज़्यादा अर्बन वेस्ट वाटर होता है, ये सब आखिर डिस्पोज कहाँ होता है रोज़ का रोज़? कहाँ जाता है आखिर ये सब? दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली नदियों में और नहरों में तो फेंक नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर हम ऐसे फेंकने लगेंगे तो नदियाँ और मतलब जो नालियाँ हैं और नदियाँ हैं उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, सब एक जैसी हो जाएंगी। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। डिस्पोज करने से पहले जो सीवेज है उसे रिवर्स में डालने से पहले सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है, जिससे कि उसे थोड़ा कम पॉल्यूटिंग बनाया जा सके। मीन्स दैट उससे प्रदूषण थोड़ा कम हो, उसमें जो गंदगी होती है उसे निकाला जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाई हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो पहले से ही सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज़ कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स। ये ट्रीटमेंट 2 स्टेप्स में होता है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें 4 टैंक होते हैं। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और उसके बाद एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। मींस दैट उसमें जो ऊपरी गंदगी होती है और जो मिट्टी, धूल, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा हो जाती, वो सब अलग कर दी जाती हैं। उसके बाद हमारा होता है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक में आ जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉग्स बना लेते हैं और फॉग्स बना करके वो मेश लाइक स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो मैश होता है ये हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाता है, वहाँ जमा हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से सीधा वो पानी रिवर में चला जाता है और फिर एरिएशन टैंक जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है उसमें ये सारी गंदगी आ जाती है और बायोगैस बनाती है। तो हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पानी है, जो सीवेज है, वो यहाँ से आया। फिर जो वायर मेश की स्क्रीन है उसमें जो पन्नियाँ होती हैं नालियों में और जो जितनी गंदगी होती है जो छानी जा सकती है वो वायर मेश की स्क्रीन से छन जाती है। और उसके बाद ये जो सीवेज का पानी होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद पानी में काफ़ी सारे इस तरीके के सॉयल होते हैं और बहुत सारे स्मॉल पेबल्स होते हैं जिसे हम ग्रिट कहते हैं। वो प्राइमरी स्लज होता है, क्योंकि वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे जमा हो गया है तो उसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे कि सॉयल हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, और जो भी गंदगी होती है वो सब नीचे जमा हो जाती है। फिर जो पानी ऊपर इतना बच जाता है इसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। अब ये तो हमारा प्राइमरी स्लज नीचे आ गया, जो भी इकट्ठा होना था वो इकट्ठा हो गया, जो ऊपर से निकलना था वो भी निकल गया। अब जो पानी बच गया है उसको हम इफ्लुएंट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इफ्लुएंट हो गया। उसके बाद ये जो इफ्लुएंट है ये हमारा चला जाएगा एरिएशन टैंक में। क्या हुआ,
सीवेज आया, वायर मेश से सीवेज छन गया, तो इसमें जो भी फ्लोटिंग डिब्रीज थी, मीन्स दैट जो चीज़ें फ्लोट करती थी वो सब यहाँ पे इकट्ठा हो गई। उसके बाद यहाँ से अंदर आया सीवेज, नीचे जो मिट्टी वगैरह होती है और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बालू के, वो सब नीचे जमा हो गए, जिसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो पानी होता है, जो गंदा पानी बचा, उसे हम इफ्लुएंट कहेंगे। तो ये इफ्लुएंट यहाँ से एरिएशन टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमारा आ गया एरिएशन टैंक। अब देखिए एरिएशन टैंक में जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो इफ्लुएंट है वो इसमें से आकर के यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो इसके अंदर ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो थे, जो बैक्टीरिया और फंगस जो थे इसमें पहले से, उसने एक मास बना लिया, मीन्स दैट एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक मेस बना लिया, उसे हम फॉक्स कहेंगे। ठीक है, फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मेश बना लिया, इसे हम फ्लॉक्स कहेंगे। इसमें बैक्टीरिया का मास होता है, इसमें बैक्टीरिया होती है फंगल फिलामेंट के साथ, मास ऑफ बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे यहाँ से इफ्लुएंट अंदर आया, फ्लॉक्स बन गया। अब फ्लॉक्स में क्या होगा, ऊपर से एयर की सप्लाई है, यहाँ पर एरिएशन टैंक में देखिए ऊपर से एयर की सप्लाई है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेंगी एयर की हेल्प से, ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेंगी। जब ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेंगी तो बैक्टीरिया को, जब ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया और फंगस ले रहे थे ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज करने के लिए, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जो ऑक्सीजन बैक्टीरिया और फंगस जो हैं वो ले रहे थे ये ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, वो कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ही ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इतने सारे बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो जाएगा, तो जो सीवेज है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे घटेगी, जैसे ही ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो बैक्टीरिया और फंगस है, ये ऑक्सीजन कम लेंगे, हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है, इसमें गंदगी साफ़ हो गई है। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें से डायरेक्टली ये जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स यहाँ से निकल के दूसरे टैंक में चला जाएगा। वो क्या है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक कहते हैं उसे। ठीक है, तो इससे वो दूसरे टैंक में चला गया, वो हमारा है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब एरिएशन टैंक से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में इफ्लुएंट आ गया, और इसमें क्या होगा, जितना फ्लॉक्स बना था वो फ्लॉक्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। जितना भी आपका फ्लॉक्स बन गया था वो फ्लॉक्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक था उसमें मिट्टी और सॉइल और पेबल्स जो थे वो जमा हुए थे, उसे हम प्राइमरी स्लज कहते थे। लेकिन ये जो है, इसमें फ्लॉक्स है जो कि बैक्टीरिया और फंगी का मास है, बैक्टीरिया और फंगस का मास है जो कि फ्लॉक्स है, वो यहाँ पर जमा हो जाएगा, इसे एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ठीक है, जमा होने के बाद ये थोड़े अमाउंट में वापस चला जाता है एरिएशन टैंक में, ये थोड़े अमाउंट में थोड़ा सा जो है वो एरिएशन टैंक में वापस चला जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों वापस चला जाता है, इसीलिए वापस चला जाता है बिकॉज ऑफ जो एरिएशन टैंक है, जो हमारा एरिएशन टैंक है, एरिएशन टैंक में दोबारा यहाँ से इफ्लुएंट्स आएंगे और दोबारा इसको यही करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया और फंगी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसीलिए इसमें से थोड़े से बैक्टीरिया और फंगी वापस पंप होके यहाँ पर आ जाते हैं। समझ गए आप? ओके, तो यहाँ पर फ्लॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं और थोड़ा बहुत फ्लॉक्स जो है वो पीछे वापस चला जाता है। अब पूरा पानी प्योर हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, मिट्टी भी जम गई, ऊपर जो चीज़ें फ्लोट हो रही थी वो भी हट गई। फिर उसके बाद एरिएशन टैंक में जो बैक्टीरिया वगैरह थे, बैक्टीरिया वगैरह ने जो वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया पूरी तरीके से, ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो गया। फिर जो बैक्टीरिया और फंगी थी वो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में आ गई, और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में आने के बाद वो नीचे आके जमा हो गई। जो फ्लॉक्स थे, बैक्टीरिया और फंगी का मास, वो नीचे आकर के जमा हो गया। अब जो इसके अंदर पानी है हमारा, जितना पानी है वो पानी बिल्कुल प्योर है, तो वो पानी मतलब कम पॉल्यूटिंग है, बिल्कुल प्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा कम पॉल्यूटिंग है, तो वो उसे हम डायरेक्टली रिवर में भेज सकते हैं। ठीक है, उसे हम डायरेक्टली रिवर में भेज सकते हैं। ओके, तो वो डायरेक्टली रिवर में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सॉरी यहाँ पर ये गलत बन गया था, यहाँ पे ये नहीं है,
ये बिल्कुल डायरेक्टली रिवर में जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो फ्लॉक्स है, ये फ्लॉक्स वापस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में चले जाएंगे। यहाँ पर तो ये हो गया, फ्लॉक्स वापस भी चले गए, ठीक है। थोड़ा सा फ्लॉक्स जो हमने बताया था, फ्लॉक्स एरिएशन टैंक में वापस गए थे, वो तो चले गए क्योंकि बिकॉज ऑफ वहाँ पे और भी ज़्यादा इफ्लुएंट्स आ रहे थे, उसको भी प्योर करना था, उसको प्योर करने के लिए हमने भेज दिया। अब बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो इसे हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे। रिवर में भी वाटर चला गया, जो भी पानी गंदा था उसे हमने रिवर में भेज दिया। अब ये यहाँ पर आएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा तो इसमें जितने सारे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस जो प्रेजेंट थे, वो एनारोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस इन स्लज। मीन्स दैट इसमें जो एनारोबिक माइक्रोब्स थे, एनारोबिक माइक्रोब्स मीन्स दैट जो बिना ऑक्सीजन के जो रह सकते हैं माइक्रोब्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इसमें बैक्टीरिया और फंगस को भी डाइजेस्ट कर लिया। अब बैक्टीरिया और फंगस ने ऑर्गेनिक मैटर को खाया था और एनारोबिक माइक्रोब्स ने बैक्टीरिया और फंगस को ही डाइजेस्ट कर लिया, तो ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुई। कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हुई? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 गैसेस प्रोड्यूस हुई जिन्हें हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस प्रोड्यूस हो गई। अब इसको एनारोबिक माइक्रोब्स ने बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट करके बायोगैस बना दी। और ये बायोगैस क्या होती है? बायोगैस जो हम लोग के गाँव में काफ़ी जगह पर यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो जो बायोगैस है वो फ्यूल के तौर पर गांव में यूज़ कर ली जाती है, गांव वगैरह में। और हमारा ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है पूरी तरीके से वर्क करता है। एंड ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट को भी कहीं पे नहीं जाना पड़ता बिकॉज ऑफ ये तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसमें गैसेस में चेंज हो जाता है और इससे हमें फ्यूल भी मिल जाती है और जो हमारे रिवर्स हैं वो भी कम पॉल्यूट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट। These treatment steps basically involve physical removal of particles, large and small form of sewage through filtration and sedimentation। जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में होता है और इसमें होता क्या है? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। मीन्स दैट जो चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, फिल्ट्रेट हो जाती हैं और फिर नीचे सेडिमेंट के फॉर्म में जो सॉयल और जो मिट्टी वगैरह बची होती है वो सेडिमेंट हो जाती है नीचे। मीन्स दैट सेडिमेंट के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। दीज आर रिमूव्ड इन स्ट्रेचेस। इनिशियली फ्लोटिंग डिब्रीज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जैसे मैंने बताया कि जो फ्लोटिंग डिब्रीज होती है वो रिमूव हो जाती है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। देन द ग्रिट, सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। सॉयल और स्मॉल पेबल्स जो होते हैं वो सेडिमेंटेशन से रिमूव हो जाते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम फॉर्म्स द प्राइमरी स्लज। और जितना सॉलिड नीचे आ जाता है उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। जितना भी सॉलिड नीचे आ जाता है उसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। और उसके बाद जो ऊपर वाटर बच जाता है उसे हम इफ्लुएंट्स कहते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं कि वो प्राइमरी स्लज होता है जो नीचे जो सॉइल और ग्रिट होती है और जो इफ्लुएंट होता है वो ऊपर का पानी होता है, ठीक है। तो द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसके बाद जो इफ्लुएंट होता है उसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक से ले जाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स दैट वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है? द प्राइमरी इफ्लुएंट इज़ पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसे हम लार्ज एरिएशन टैंक में पास करते हैं। वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एग्रीगेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज़ पम्प्ड इनटू इट। जहाँ पर एयर का कॉन्स्टेंट सप्लाई रहता है, एयर वहाँ पर आता रहता है। दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। अब हम बता चुके हैं आपको कि एरोबिक जो ये होता है हमारा, इसमें फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। मीन्स जो एरिएशन टैंक होता है, एरिएशन टैंक में फ्लॉक्स फॉर्म होते हैं। और फ्लॉक्स क्या होते हैं? जो वो बैक्टीरिया और फंगी का जो मास होता है उसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्लॉक्स आर द मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल एक मैश की तरीके से दिखता है, गंदगी की तरीके से, ठीक है। तो इसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं वो फ्लॉक्स बना लेते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluents। और जो इफ्लुएंट होता है उसमें जितना ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ये फ्लॉक्स कंज्यूम कर लेते हैं। ये जो फ्लॉक्स होते हैं उसे खा लेते हैं। उसे खाने के लिए इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है बिकॉज ऑफ ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्लॉक्स कम होते जाते जैसे जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कम होता जाता है, जैसे जैसे गंदगी कम हो जाती है तो ये लोग कुछ खा भी नहीं पाते, इसीलिए ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की डिमांड जैसे ही कम होती है हमें पता चल जाता है कि वाटर प्योर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। दिस सिग्निफाई रिड्यूसेस द BOD। जैसे मैंने बताया कि ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देता है। मीन्स दैट ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो कम हो जाती है इफ्लुएंट्स के लिए।
Then the BOD refers to the amount of oxygen that will be consumed if all the organic matter in 1 liter of the water was oxidized by bacteria. जब 1 लीटर वाटर में पूरा मतलब जो 1 लीटर वाटर होता है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे पूरा बैक्टीरिया जब ऑक्सीडाइज कर लेता है उसे हम BOD का अमाउंट बताते हैं. ठीक है, तो BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम्ड इफ़ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इज़ इन 1 लीटर ऑफ वाटर वॉज ऑक्सीडाइज बाई बैक्टीरिया. जब कोई भी बैक्टीरिया 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे कंज्यूम करने में जितना ऑक्सीजन लेता है उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं. ठीक है, द सीवेज वाटर इज़ ट्रीटेड टिल द BOD इज़ रिड्यूस्ड. तो जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाता है तब तक ये सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है एरिएशन टैंक में. तब तक ये जो वाटर होता है एरिएशन टैंक में ही रहता है. जैसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वैसे ही इसको यहाँ से शिफ्ट करके सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है. The BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water and thus indirectly BOD is a measure of organic mass present in the water. Means that जो biological oxygen demand होता है जैसे ही डिक्रीज़ होता है हमें पता चल जाता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वाटर में वो कम हो गया है. ठीक है, मीन्स दैट जो वाटर है वो प्योर हो गया है. ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज़ द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल. और जैसा हमें पता है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा तो जो वाटर है हमें पता चल जाएगा कि वाटर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, इसीलिए जो बैक्टीरिया हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड हो रही है ऑर्गेनिक मैटर को डिस्पोज करने के लिए. ठीक है, वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. जैसे ही BOD डिक्रीज़ हो जाता है द इफ्लुएंट इज़ देन पास्ड इन टू द सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट. अब हमने बताया कि सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो इफ्लुएंट जाता है एरिएशन टैंक से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में उसमें फ्लॉक्स बन के नीचे जमा हो जाती है. मीन्स दैट जो फ्लॉक्स होते हैं वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं और उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं. प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हुआ था प्राइमरी सेटलिंग टैंक में उसे हम एक्टिवेटेड स्लज नहीं कहते थे, उसे हम प्राइमरी स्लज कहते थे. लेकिन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो फ्लॉक्स जमा होते हैं उसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं. ठीक है, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज़ पम्प बैक्ड इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोक्यूलम. तो थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज जो है मीन्स दैट जो थोड़ा सा फ्लॉक्स जो नीचे इकट्ठा हो गया वो वापस पंप कर दिया जाता है एरिएशन टैंक में. मीन्स दैट थोड़ा सा एरिएशन टैंक में भेज दिया जाता है इनोक्यूलम की तरीके से. इनोक्यूलम आप समझ सकते हैं जैसे कि दही जमाने के लिए हमें दूध में थोड़ा सा दही मिलाना पड़ता है तो दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है. उसी तरीके से जो एरिएशन टैंक है उसमें हमें थोड़ा सा फ्लॉक्स डालना पड़ता है जिससे कि जो वहाँ पर जितना बैक्टीरिया और फंगी का मैश है वो पूरा फ्लॉक बना सके. ठीक है, तो ये इनोक्यूलम का वर्क करता है. ठीक, तो हमने आपको इसमें जब डायग्राम हम देख रहे थे तो डायग्राम में भी हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा एक्टिवेटेड स्लज का पार्ट मीन्स दैट जो थोड़ा सा फ्लॉक जो नीचे जमा हो गया उसका पार्ट एरिएशन टैंक में वापस पंप कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है जिससे कि वो इनोक्यूलम का काम करता है. ठीक है, The remaining major part of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. उसके बाद जितना भी स्लज बचा होता है मीन्स जितना भी एक्टिवेटेड स्लज बचा होता है, जितना भी फ्लॉक बचा होता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ट्रांसफ़र कर देते हैं. और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीन्स दैट इन एब्सेंस ऑफ एयर वर्क करते हैं. तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लॉक्स को खा लेते हैं क्योंकि फ्लॉक्स में तो बैक्टीरिया और फंगी है. तो जो जितने एनारोबिकली माइक्रोब्स होते हैं, जो एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस को डाइजेस्ट कर लेते हैं. और डाइजेस्ट कर लेने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस करते हैं. ड्यूरिंग द डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो डाइजेशन के टाइम पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी सारे गैस प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड. दीज गैस फॉर्म बायोगैस. तो जो ये सारे गैस होते हैं ये बायोगैस बनाते हैं जिस बायोगैस को हम घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स दैट अभी तो सिलेंडर्स वगैरह जिन घर में है वो तो यूज़ होते हैं लेकिन गाँव वगैरह में अभी भी कुकिंग के लिए ये जो बायोगैस वगैरह है ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. तो बायोगैस जो है वो इनफ्लेमेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. मीन्स दैट इससे जो है वो हम आग जला सकते हैं. द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली रिलीज इनटू नेचुरल वाटर. उसके बाद फिर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में जितना पानी होता है, फ्लॉक्स तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आ गए, उसके बाद जो इफ्लुएंट बचता है, जो पानी बचता है उसको हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज़ मीन्स दैट रिवर्स या फिर नहर या फिर नदियाँ जहाँ भी होता है वहाँ पर रिलीज़ कर सकते हैं. ठीक है, एन एरियल व्यू ऑफ सच प्लांट इज शोन इन फिगर 10.7.
जो हमारा फिगर 10.7 है उसमें एक व्यू दिखाया गया है इस प्लांट का, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक व्यू है। ओके, यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलून्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप प्रोत्साहित कर सकते हैं इन माइक्रोब्स को कि ये माइक्रोब्स जो होते हैं इतना मेजर रोल प्ले करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में कि वो इतने ज़्यादा जो वेस्ट वाटर होते हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट वाटर होता है, इसको एवरी डे मीन्स दैट हर दिन मिलियंस ऑफ वेस्ट वाटर को ये ग्लोब से हटाते हैं, मीन्स दैट ग्लोब से गंदगी को हटाने का काम करते हैं ये माइक्रोब्स। द methodology has been practiced for more than a century now in almost all the part of the world. Till date, no man-made technology has been able to reveal the microbial treatment of sewage. तो ये जो माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है काफ़ी टाइम से चल रहा है और अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। और ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बिकॉज ऑफ जो वाटर पॉल्यूट होता था हम लोगों का पहले, जब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं आया था तो हमारा वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता था। और जैसे ही ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है हर जगह बेसिकली, तो हमारा जो रिवर वगैरह है हमारे यहाँ वो सारी ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होती है। एंड इस प्लांट की वजह से कोशिश होती है कि रिवर्स में कम से कम पॉल्यूटेड वाटर जाए। You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much large quantities than ever before. हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से जो शहर हैं वो शहर बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं और उसी तरीके से सीवेज में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, सीवेज प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat such large quantities. फिलहाल इतने ज़्यादा तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं हैं इंडिया में कि इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सीवेज को वो ट्रीट कर सके, मीन्स दैट इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सीवेज को वो ड्रेन कर सके, वो प्योर कर सके। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज़ ऑफनली डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर, लीडिंग टू द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन वाटरबॉर्न डिसीजेज। तो अभी भी काफ़ी सारे ऐसी जगह है जहाँ पर जो वेस्ट वाटर होता है, जो सीवेज का वाटर होता है, मीन्स जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली रिवर में जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे वाटरबॉर्न डिसीजेस हो रहे हैं और वाटर भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन। जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट की जो मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं जैसे कि गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान्स। इन सारे रिवर्स को बचाने के लिए किया गया है, बिकॉज ऑफ इन रिवर्स की वजह से कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ेज़ भी फैल रही थी, वाटरबॉर्न डिसीजेज़। Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage can be discharged into the rivers. तो ये इन सारे प्लान्स के अंदर क्या था कि मीन्स दैट ये कोशिश करते थे कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सकें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज जो है वो प्योर होकर के रिवर में जाए, डायरेक्टली रिवर में ना जाए, पूरी अच्छी तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू प्योर होकर के रिवर्स में जाए। अ विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर यू शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। ओके, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। टिल देन थैंक यू एंड हाँ, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड को स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।